तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बराक ओबामा के बहुत ही प्यारे कोट के साथ। बराक ओबामा कहते हैं, द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर हैज़ चेंज एंड नॉट ऑलवेज फॉर द बेटर। देखो, बहुत ही प्यारा कोट है। और मतलब क्या है इस कोट का कि हम जो कम्युनिकेट करते थे, हम जो कम्युनिकेशन करते थे, अब वो जो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो बातचीत का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। पहले जहां हम फेस टू फेस बात करते थे, अब वही फेस टू फेस की जगह है जो ईमेल ने ले ली है, व्हाट्सएप ने ले ली है, सोशल मीडिया ने ले ली है। तो यहाँ हम अब 24 घंटे किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन से कनेक्ट रहते हैं, वहीं हम 24 घंटे उससे डिस्कनेक्टेड है। मतलब कि क्या है इसका मतलब, इसका ये है साफ कि जितना ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट किया है, 24 घंटे हम कनेक्ट रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर इन डेप्थ जो कनेक्शन होता है, जो इमोशन समझते हैं हम दूसरे के, वो कहीं ना कहीं अब मिसिंग है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। और यही कुछ मतलब है बराक ओबामा का कि जो कम्युनिकेट करते थे उसका तरीका चेंज हो गया है, लेकिन हमेशा अच्छे के लिए वो नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, देखो फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, उसकी कैसी टोन है, उसके गेस्चर को, बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। और देन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे प्रति कैसी भावना रखता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि सोशल मीडिया पे मैसेज कर दिया, मैसेज करने में आप उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते कि मैसेज के पीछे का इमोशंस क्या है। तो उस मैसेज का जो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, जो हमारे दिमाग में उसकी छवि होती है उसके आधार पे हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और यही मतलब है कि यहाँ जो अब जो रिश्तों के अंदर पहले जो मधुरता थी, जो इन डेप्थपन था, जो बहुत ज़्यादा हम समझते थे, फीलिंग्स को, एम्पैथी थी हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से अब कम हो गई है। और मैं बोलूँ ख़त्म हो गई है तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ मतलब है इस कोट का। और ये जो कोट है आज का हमारा जो टॉपिक है सोशल मीडिया, इससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। सोशल मीडिया का टॉपिक जो है आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, द हिंदू हम डिस्कस नहीं कर रहे आज, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे CAPF एग्ज़ाम को लेके। देखो, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, एडिटोरियल के अंदर बताया है कि जो सोशल मीडिया है, हमने अभी देखा कि हमेशा अच्छे के लिए तो चेंज होता नहीं, कम्युनिकेशन का वे जो चेंज हो रहा है वो अच्छे के लिए होना नहीं है। तो एडिटोरियल में वही चीज़ बताया कि जो सोशल मीडिया है उसका जो इम्पैक्ट है उसको कंपेयर करा है किससे, एटॉमिक बॉम्ब से। एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करा और बोला है कि सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया में एडिक्शन होता है, आप सभी को पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपनी आम जिंदगी में फेस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है कि सोशल मीडिया का जो है एडिक्शन हो जाता है, हम चाह के भी सोशल मीडिया छोड़ नहीं पाते। यूट्यूब आप देखना चालू करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, रील्स देखते रहते हैं पता नहीं चलता, और ऑटोमेटिकली अपने आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिक्शन है, इस एडिक्शन ने जो सिगरेट का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग करने का जो एडिक्शन होता है, उसको तो सरपास कर दिया, उसको तो पार कर दिया है। और इसको कंपेयर किससे करें आप, एटॉमिक बॉम्ब से। तो देखो कितना खतरनाक है ये। और इसका जो इफेक्ट होता है सोशल मीडिया का, फिजिकली हेल्थ पे इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, फिजिकली हेल्थ पे इफेक्ट होता है। लेकिन फिजिकल हेल्थ के अलावा हमारे ब्रेन के ऊपर, जो हमारा मेन पार्ट है उसके ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर, मतलब हम सोचते हैं उस सोचने की क्षमता के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। तो सोशल मीडिया जो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो चुकी है। और देखो, ये आप अपनी रियल लाइफ में भी इसको फेस कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है सोशल मीडिया का, या फिर मोबाइल का, गेमिंग खेलता है, एडिक्शन होता है किसी भी चीज़ का, व्हाट्सएप चलाने का, किसी से चैट करने का, किसी चीज़ का भी एडिक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी होता है उसके साथ तो वो क्या करता है, अपने आप को अकेला कर लेता है। देखो, जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं उतना ज़्यादा हम आइसोलेशन फील करते हैं, उतना ज़्यादा हम फील करते हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो हमें इंटरनली समझता हो, हमें अंदर से समझता हो। जो सिंपैथी, जो एम्पैथी की फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है जब हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वही यहाँ पे बताया गया है कि ब्रेन, इमोशंस और कॉग्निटिव थिंकिंग सारी चीज़ों पे जो है इफेक्ट डालता है। तो देखो, इसका जो ग्रोथ है, पहले तो वो समझना पड़ेगा कि बहुत ही तेज़ी से जो है सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे बताया भी है कि लास्ट ईयर 256 मिलियन लोगों ने, 256 मिलियन लोगों ने, जो 256 मिलियन लोग कितने होते हैं, देखो रशिया, जर्मनी और यूके की तुम टोटल पॉपुलेशन मिला लोगे ना
तो उसके बराबर होगी 256 लोग, मतलब 3 देशों की पॉपुलेशन जितने लोगों ने लास्ट ईयर सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट करा है। तो देखो कितनी स्पीड से जो है हम इस पेंडेमिक में, इस एपिडेमिक पे, सोशल मीडिया का एपिडेमिक ही तो है, अगर हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग को ये हैम्पर कर देगा, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारी कंट्री पे देखने को मिलेगा। तो ये जो एपिडेमिक है सोशल मीडिया का, ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और क्या पैटर्न है इसका, देखो पैटर्न क्या है कि 43% जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो 16 से 24 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, 16 से 24 साल के बच्चे हैं जो अपना पूरा जो टाइम है किस पे बिताते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर। और देखो सर्वे इसके एडिटोरियल के अंदर बताया भी गया है कि 54%, मतलब अराउंड 50, आधे से ज़्यादा जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, टीन स्पेशली यहाँ पे बात की गई है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी करा है कि वो जो ये जो सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है, इसको स्टॉप वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल फेस कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चिंता का विषय और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि सोशल मीडिया का एडिक्शन इतना बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से हमारी सोसाइटल एबिलिटी होती है, हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है, वही चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जो हमने अभी कोर्ट में देखा था, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। और देखो जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था, ह्यूमन एवोल्यूशन जब हुआ था, तो ह्यूमन ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो लाइन है, देखो युवल नोह हरारी की एक बुक है सेपियंस, उसके अंदर भी सेम चीज़ ये लिखी गई है। युवल नोह हरारी की बुक है सेपियंस, उसके अंदर भी सेम चीज़ ये की है कि हमारी जो कोग्निटिव पावर होती है, कोग्निटिव पावर मतलब हम जो रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं एक ह्यूमन, वो 50 से 150 आदमियों के बीच में कर सकता है। मतलब 50 से 150 हमारा मेंटल जो मेकअप है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि यहाँ ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन भी बोलना पड़ रहा है, यहाँ मैं पर्सनल कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ कि फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फेस टू फेस बात करने वाला होता है, फेस टू फेस रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला होता है, वो हम 50 से 150 लोगों के बीच में कर सकते हैं, इतनी हमारी मेंटल कैपेसिटी है। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है, हमें लाखों लोगों के सामने रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन तो अब यहाँ पे होगा क्या इसकी वजह से, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेन डेवलप होगा, जो हमारा कॉग्निटिव जो सोचने की क्षमता है कहीं ना कहीं वो ओवरलोड हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यही हो रहा है आजकल, हमें देखने को मिलता भी है ये कि आप अगर सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो पेपर्स के टाइम पे क्या होता है, पेपर के टाइम पे क्या होता है कि आपका और ज़्यादा मन करता है वो चीज़ करने को, पेपर में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, उससे क्या होता है हमारे ग्रेड्स वगैरह कम हो जाते हैं, हमारा स्कोरिंग कम हो जाता है, हम सोच नहीं पाते, हम याद नहीं रख पाते चीज़ों को। यही तो होता है सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने से। और यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई है कि जो है कॉग्निटिव ओवरलोड हो रहा है, कॉग्निटिवली हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है क्या कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो सबको पता है क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे सबसे पहले तो यहाँ पे इमोशंस हमारे जो है निल हो जाते हैं, इमोशन लेस हो जाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उनके जो इमोशन होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं कि उसके बाद वो दूसरों की फीलिंग को नॉर्मली समझ ही नहीं पाते। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या कि जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, होता क्या है कि स्ट्रक्चरल चेंज आता है किसके अंदर, हमारे एमेगडाला में। ये क्या होता है, ब्रेन का बेसिकली एक पार्ट होता है जहाँ से हमारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं। तो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से हमारा जो एमेगडाला है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होते हैं हमारे मेंटल जो हेल्थ कंसर्न है, मेंटल हेल्थ जो कंसर्न है वो डेवलप होते हैं। जैसे कि एंजाइटी डेवलप होती है हमारे अंदर, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। कैसे घबराहट होती है, देखो सोशल मीडिया पे अगर हम एक फोमो करके मैंने डिस्कस करा था, हमने जो लास्ट क्लास ली थी, लास्ट क्लास मतलब जो मैंने रिकॉर्डेड क्लास आपको बोला था कि आप देख लेना एक बार, सोशल मीडिया का भी टॉपिक है उसके ऊपर, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस करा था फोमो एक चीज़ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हम क्या करते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है क्या है, बेसिकली ये समझो कि सोशल मीडिया पे हम बार बार चेक करते रहते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पर, जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए हैं और ऑफलाइन कम हो गए हैं, हमारा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, और जो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट है, इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जिन लोगों को हम जानते हैं, लेट से कोई स्कूल में था, कोई कॉलेज में था, तो सोशल मीडिया पे सबके अकाउंट है, हम फॉलो करके रखते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते रहते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कहीं कोई मुझे तो नहीं छोड़ के जा रहा। तो ये सारी चीज़ होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपका फ्रेंड वाला जो ग्रुप है
आपका जो ग्रुप सर्कल है कहीं वो इंजॉय कर रहा हो और आपको ना लेके गया हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो क्या होता है, एंजाइटी डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके मेंटली आपको डिस्टर्ब करती है। और ये सब चीज़ें लोग फेस भी करते होंगे, जैसे कि आप सो रहे होते होंगे, ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं ना, कि जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं कि मोबाइल अपना साथ में रख के सोते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैसेज आए या ना आए हम बार बार अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के मैसेज का हम वेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनजाइटी में आती है, एनजाइटी डेवलप करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारी इंटरेक्शन वाली जो एबिलिटी होती है, देखो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता ना। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि आपको कोई पसंद आ गया, आपने जस्ट फ्रेंड वाले बटन पे क्लिक कर दिया, उसको आप अगर देखने में अच्छे लगे तो फ्रेंडशिप जो है एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन जो सोशल पर्सनल स्किल होता है वो तो आपका डेवलप ही नहीं हुआ कि आपको किसी से बात करनी है तो आप कैसे बात करेंगे। तो जो सोशल पर्सनल स्किल होते हैं वो हमारे डेवलप नहीं होते। हम एनालाइज करते हैं लोगों को, जो आप पर्सनली जब किसी से मीट करते हैं तो हम एनालाइज करते हैं, उसको देख के उसके हिसाब से हम बातें करते हैं, देखते हैं कि हमारी कौन सी बात का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये जो सोशल पर्सनल स्किल है ये कहीं ना कहीं डेवलप नहीं होते। हमारी जो एबिलिटी है इंटरेक्ट करने वाली वो डिस्टर्ब हो जाती है। एम्पैथी फील करते हैं, ये देखो ये मैंने आपको बताया भी था कि हम जो है कि हम कि दूसरों की फीलिंग को नहीं समझ पाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं और अकेले नहीं रह पाते। देखो अकेले महसूस जरूर करते हैं लेकिन अब अकेला रहना पड़े तो रह नहीं पाते। बार बार मोबाइल चेक करना, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई जो हम डेली लाइफ में फील करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के एडिक्शन से अभी कोई नहीं बच पाया है, बहुत फ्यू लोग हैं जो बच पाए हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या होता है, देखो जब आप सोशल मीडिया, देखो एग्जांपल लो सोशल मीडिया पे कि आपको किसी को मना करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे कोई आपसे पूछ रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मना करने के लिए मैसेज के रिप्लाई करना बंद कर दिया। लेकिन पर्सनल लाइफ में तो ऐसे नहीं होता ना। पर्सनल लाइफ में क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे हैं कहीं जाना है, यहाँ जाना है, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। तो वो पीयर प्रेशर हम हैंडल करने का जो हमारा मेंटल मेकअप होता है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। इमोशंस को हम रेगुलेट नहीं कर पाते, इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। या तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये जो इमोशन लेवल है फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता है, जो सोशल मीडिया से एडिक्टेड होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें हमारी इफेक्ट होती है, ठीक है। तो मतलब कि सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है टीन्स के ऊपर, एडोलेसेंट वाला जो पीरियड है, मतलब कि जो 16 से लेके 25 साल तक की जो उम्र है उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे ग्लोबली लोग कर क्या रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये तो एक पेंडेमिक है, एक तरह से एपिडेमिक है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं देश को नुकसान होगा ही होगा। तो ग्लोबल लेवल पे जो हमारी कंट्रीज हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो कर क्या रही हैं। देखो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी एक रेगुलेशन लेके आई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा रेगुलेशन है। आप इसको कोट भी करना अगर सोशल मीडिया का आपके पास ऐसे आ जाता है। रेगुलेशन क्या लेके आए कि 15 साल से जो 16 साल से जो कम के बच्चे हैं, ठीक है, अंडर 16 जो बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं होगा। लॉ बना दिया, ऐसा कंट्री के अंदर लॉ बना दिया कि 16 साल से कम के बच्चे अगर सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं तो वो इलीगल होगा, पनिशमेंट होगी वहाँ पे, ठीक है, कुछ चार्जेस होंगे, वो लगेगा। तो देखो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। लेकिन एडिटोरियल में बोला है क्या कि सिंगल मेजर से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। देखो इस वर्ड का यूज जरूर करना जब आप ऐसे राइटिंग करते हो, क्योंकि वर्ड्स का भी अपना एक इंप्रेशन होता है। देखो कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच क्या होती है, देखो कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होती है कि एक बीमारी की हम 10 इलाज लेके आए, 10 तरीके से एक बीमारी को टैकल करें, उसे कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। जैसे सोशल मीडिया हो गई, एक बीमारी है सोशल मीडिया, अब इसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रूल लेके आ गई, ठीक है, लॉ बना दिया हमने। तो ये हमने सिर्फ एक इनिशिएटिव करा, एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का। अदर तरीके क्या है, देखो ये तो फोर्सफुल वे है, ये तो फोर्सफुल तरीका है ना कंट्रोल करने का। अदर यहाँ पे क्या बताया, देखो जो और क्या क्या तरीके हमें अडॉप्ट करने चाहिए कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच में, और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे बताया कि एज अप्रोप्रिएट रूल्स होने चाहिए, मैसेजिंग करने के, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे जाने के अलग एक यहाँ पे रूल होने चाहिए, अलग अलग, ठीक है। कि मैसेज करने के लिए पर्टिकुलर एज लगा दो कि इतने से इतने बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट साइट्स हो गई, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गई, तो यहाँ पे अलग जो है एज का एक प्लेटफॉर्म बना दो। इसके अलावा देखो
टेक्नोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम, आप सभी को पता है कि यूट्यूब वगैरह जो हो गया, सोशल मीडिया जितना भी है वो एल्गोरिथम बेस्ड होता है। आप एक चीज़ देखने लग जाओ और वो आपको उसी से सिमिलर चीज़ें दिखाता रहेगा। देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ होती है तो होता क्या है, आपका जो बायसनेस है वो कहीं ना कहीं एनफोर्स होता है। मतलब क्या होता है इसका, देखो अगर आप लेट्स से कि एक पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव रखते हो, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव रखते हो, लेट्स से, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, इसको पर्सनली मत लेना प्लीज़, ठीक है। लेट्स से आप हिंदूवादी हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप हिंदूवादी हो, आप हिंदू तत्व को बहुत ज़्यादा मानते हो और दूसरे रिलीजन से आप नफरत करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया क्या करेगा, आपको इसी से रिलेटेड कंटेंट दिखाने लग जाएगा। इसी से, एक बार आपने वीडियो देख ली, सारी चीज़ें वो इसी से रिलेटेड दिखाएगा, दूसरे रिलीजन का वो दिखाएगा नहीं। तो क्या होगा कि आप बायस हो जाएंगे एक पर्टिकुलर व्यू को लेके। ये चीज़ क्या होती है, ये होती है एल्गोरिथम। तो यहाँ पे एल्गोरिथम को भी टेलर करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एल्गोरिथम को भी इस हिसाब से मैनेज करने की ज़रूरत है कि वो आपको, आपका जो बायसनेस है उसको क्रिएट ही ना होने दे, ठीक है। और एज अप्रोप्रिएट तो होना ही चाहिए। एंडलेस स्क्रॉलिंग जो करते हैं, देखो एंडलेस स्क्रॉलिंग मतलब कि जो हम टाइमलेस जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर लिमिट होनी चाहिए, टाइम बेस्ड यूजेज होना चाहिए हर एक एज ग्रुप के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, देखो अगर ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे तो हम पे टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर लेट से आप 10 घंटे यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नहीं करते होंगे मुझे पता है, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप नहीं करते होंगे। लेट से अगर 10 घंटे यूज़ करते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ 2 आवर यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें से आधे घंटे आप तो ये एडिटोरियल सुन लेंगे, बाकी 1.5 घंटा बचेगा, उसमें कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी के जो 8 घंटे बचेंगे उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो भी लेके आने की ज़रूरत है। लेट से आपकी कोई हॉबीज़ हैं, आप उसको परस्यू कीजिए, स्पोर्ट्स करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी स्किल्स डेवलप होंगे, इंटरपर्सनल स्किल जिसे कहते हैं वो डेवलप होंगे। इसके अलावा देखो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को मोबाइल दे दिया और भैया करो जो करना है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए और ये भी एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया है। पेरेंट्स को बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड करानी चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, बच्चों को मना करना चाहिए। बच्चों को मना करने के लिए पहले तो खुद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें ना, कि लेट से अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं, लेट से अगर मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो जो मेरा बेटा है वो भी सोशल मीडिया देखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 24 घंटे पढ़ता रहता हूँ, जो मैं एक्चुअल में करता हूँ, मैं बुक से रीडिंग करता हूँ, तो मेरा जो बेटा है वो भी बुक से रीडिंग करता है, तो जैसा देखेगा वैसा करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन में आती है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे पहले खुद पे कंट्रोल करना है, फिर उनको कराना है। अगर नहीं कर सकते, देखो तो यहाँ पे बताया कि लेट्स से कि आजकल क्या है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग रहते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो बच्चा होता है वो अकेला रह जाता है। तो अब बच्चे के लिए यहाँ पे बताया अफोर्डेबल जो है चाइल्ड केयर प्रोवाइड कराना चाहिए फैमिली को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे हमने इन्वॉल्वमेंट ले लिया। उसके बाद रोल आता है स्कूल का। देखो स्कूल को सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, स्कूल को मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना चाहिए। स्कूल को सारी चीज़ स्कूल में देखो जो क्लासरूम है ना वहीं से लीडर डेवलप होते हैं, आपको समझना चाहिए। जो क्लासरूम होते हैं ना वहाँ से लीडर्स डेवलप होते हैं। अब वो अलग चीज़ है कि हमारे क्लासरूम्स में बहुत सारी कमियां हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वही स्किल्ड टीचर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो हमें स्कूल से एक ऐसा इनिशिएटिव लाना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग में जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन करने से अच्छा क्या है कि लेट से बच्चों को डिसाइड करने दो कि उनके लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हमें गाइड करना चाहिए, ऐसे फ्री नहीं छोड़ देना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो देखो अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करेंगे सोशल मीडिया का, तो ये जो एडिक्शन है ये ज़्यादा टाइम का नहीं रहेगा। और ये जो कम्युनिकेशन है जो कि हमेशा, अभी बराक ओबामा ने बोला क्या कि कम्युनिकेशन का जो चेंज हो रहा है हमेशा अच्छे के लिए नहीं होता, ये भी अच्छे के लिए होने लग जाएगा। तो यही कुछ मतलब है हमारे आज के एडिटोरियल का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कीजिए। देखो ऐसे ही टॉपिक आते हैं हमारे CAPF एग्जाम के अंदर, तो आपको टॉपिक को पढ़ के आप थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या डायमेंशन आप लिख सकते हो। और इसके अंदर एक डायमेंशन तो है ही हमारी सोशल मीडिया की। तो आपको क्या करना है कि ये जो एस्से है इसको लिखना है, लिख के आप मुझे सेंड कीजिए। क्योंकि आप सेंड करोगे तो बिकॉज बच्चे तो सेंड करते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा देखता भी हूँ उनको, ठीक है। तो देखने पे मुझे पता चलता है कि भाई कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो थोड़ा इधर उधर जा रहा होता है, जो लॉन्ग टर्म में बिना गाइड किए सॉल्व नहीं होगा, उसको मैं गाइड भी करता हूँ। तो आप मेरे को
लिख के सेंड कीजिए और आपकी प्रैक्टिस भी इससे होगी, पेपर 2 आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसके जो पॉइंट है उसके हम पॉइंट आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, इतना भी आप याद रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। होमोफीलिया। देखो अभी न्यूज आई आज के न्यूज़पेपर में क्या कि हमारे तमिलनाडु, होमोफीलिया होता क्या है पहले ये समझो। देखो होमोफीलिया क्या होता है कि हमारा लेट से हमें अगर चोट लग गई तो होमोफीलिया की बीमारी जिसे होती है तो उसका जो ब्लड है वो बहता ही रहता है, उसमें क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड क्लोटिंग होती नहीं है, जो खून जमा हो जाता है जिसकी वजह से खून रुक जाता है उसे कहते हैं ब्लड कोटिंग। तो ब्लड कोटिंग होती नहीं है जिसको होमोफीलिया होता है। तो यहाँ पे जो हमारे तमिलनाडु के साइंटिस्ट हैं उन्होंने जीन थेरेपी से ये जो होमोफीलिया की बीमारी है उसको ठीक करा है। 5 पेशेंट का उन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट करा था 5 पेशेंट के ऊपर, और वो वहाँ पे होमोफीलिया उनका ठीक हो गया। किससे? जीन थेरेपी से। अब इसे सीखेंगे हम जीन थेरेपी क्या होती है। अब करनी नहीं सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं बताऊंगा जीन थेरेपी क्या होती है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने करा हमारे तमिलनाडु के साइंटिस्ट ने, ये इंग्लैंड के जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी पब्लिश हुआ, तो इम्पॉर्टेंट तो न्यूज़ है बिल्कुल। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये साइंस के प्रोस्पेक्टिव से हमें पढ़नी है। ठीक है, साइंस वो भी हमारा CAPF का, ना कि हमारा CSC का, CAPF के प्रोस्पेक्टिव से बन रही है, क्योंकि CAPF के अंदर जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT के बेस्ड आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके NCERT बेस्ड आते हैं, ज़्यादा इधर उधर से साइंस में क्वेश्चन नहीं आते। तो हमें उसी के हिसाब से इस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में जो क्लोटिंग होती है वो होती कैसे है। देखो प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखोगे तो आरबीसी हो गया, WBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रिवाइज कर ही लेना। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें भी मैंने इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं आपको, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमारी जो होमोफीलिया है उसके अंदर, होमोफीलिया नहीं, हमारी ये जो क्लोटिंग है, ब्लड में क्लोटिंग होती है, कैसे होती है? ये होती है प्लेटलेट से। ठीक है, प्लेटलेट्स के बाद हमारा जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो भी हेल्प करता है किसमें? कोटिंग में। वो लास्ट रोल आता है फैब्रिन का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है जिसकी वजह से टोटली हमारी जो कोटिंग होती है, जो हमारी चोट लगती है कभी, उसके ऊपर एक खुरद सी नहीं आ जाती, उसे ही बच्चों क्या कहते हैं? क्लोटिंग। ठीक है, तो वो जो होती है इन तीनों की वजह से होती है, प्लाज्मा में प्रोटीन, हमारा प्लेटलेट्स और फैब्रिन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जीन थेरेपी ये क्या चीज़ होती है? जीन थेरेपी क्या चीज़ होती है? हमने ये समझा क्लोटिंग वाला। जीन थेरेपी क्या होती है? देखो हमारे जो जीन होते हैं, ठीक है, इस जीन के अंदर इसको या तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, या कोई नया जीन एडिट करके जो हमारी डिजीज़ है या फिर कुछ भी चीज़ हो रही है उसको प्रिवेंट कर दिया, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेटिंग कर दिया जीन के अंदर, और कोई बीमारी हो रही थी उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। बताता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, देखो चलो अभी पहले समझ लो, इसके अंदर 3 चीज़ होती है, या तो हम एडिशन करते हैं, या तो कोई एक नया जीन है उसको हमने ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ बीटी कोटन का। बीटी कोटन क्या है? ये जो बैसिलियस थर्मोजेनेसिस है, ये क्या है? एक बैक्टीरियल जीन है जिसको हमने कोटन के अंदर इंक्लूड कर दिया। इसे क्या कहेंगे? जीन एडिशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? जीन एडिशन। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कोटन था पहले उस पर बॉलवॉर्म अटैक होता था कोटन के ऊपर, अब वो नहीं होता बीटी कोटन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला जो जीन है बीटी, ये बैसिलियस थर्मोजेनेसिस जो जीन है, इसको ऐड कर दिया कोटन के अंदर, इसलिए हम कहते हैं बीटी कोटन। समझ आया? ये होता है जीन एडिशन। ऐसे करके हमने जीन एडिशन कर दिया। जीन एडिटिंग क्या होती है? जीन एडिटिंग होती है कि हमारा खुद का जीन है, ठीक है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ गई, तो हमने क्या करा कि उसको एडिट कर दिया। किसकी सहायता से? क्रिस्पर। ये क्या चीज़ है? प्रोटीन है ये क्रिस्पर। ठीक है, ये यूपीएससी CSE के अंदर क्वेश्चन आया था ये वाला, क्रिस्पर से लेके, जब एकदम स्टार्टिंग की बात है, अब इसे बहुत साल पहले आया था ये वाला क्वेश्चन। क्रिस्पर से रिलेटेड पूछा था कि ये क्रिस्पर किससे रिलेटेड है? ये जीन एडिटिंग से रिलेटेड है। तो जीन एडिटिंग भी आपको समझ आ गई कि जीन के अंदर, अपने ही जीन के अंदर कुछ एडिट कर देते हैं, बाहर से कुछ एडिशन नहीं करते, उसी को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं, उसे कहते हैं जीन एडिटिंग। एक होता है जीन साइलेंसिंग। ये तीनों वर्ड का मतलब थोड़ा हम समझ तो आई गया। जीन एडिशन बाहर से एडिट करा, एडिटिंग उसी को एडिट कर दिया। जीन साइलेंसिंग होता है कि कोई एक जीन है हमारा, ठीक है, लेट्स से एक्स जीन है, वो परेशान कर रहा है, तो क्या करा, उसको हमने साइलेंट कर दिया कि उसका इंप्रेशन जो ये एक्सप्रेस करता है जीन अपने आप को, वो एक्सप्रेशन को हमने साइलेंस कर लिया। तो अब जीन जो है या नहीं है कोई पता ही नहीं चलेगा, इसको निकाला नहीं है बाहर, इसको जस्ट साइलेंट कर दिया, जैसे हम वॉल्यूम म्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है, इनके आपको मतलब समझ आ गए होंगे।
इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया आपको पता होना चाहिए, मलेरिया से प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये हमारा जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन वाली, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी अप्लाई होती है। सिकल सेल एनीमिया, चलो उसको मत याद रखो। सिस्टिक फाइब्रोसिस, होमोफीलिया, यहाँ ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको ठीक करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। बाकी कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो गए, इन्फेक्टियस डिजीज हो गए, तो इन सब चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं किसका, जीन थेरेपी का। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा जीन थेरेपी, प्लेटलेट्स, क्लोटिंग वगैरह क्या होती है। अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। आपने अभी जो लास्ट वीडियो थी कमेंट करा, मैंने देखा, अभी उसका मैं आंसर करूंगा आपको। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अब अकाउंटेबल हो रहे हो अपने सर के लिए, कि आप भी कमेंट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का इसका कमेंट करो, यहीं रुको, वीडियो को पॉज करो और देखो कि तुम्हें अभी जो समझाया मैंने वो तुम्हें समझ आया। इसमें प्राइमरी गोल क्या होता है जीन थेरेपी का, वो इसमें तुम्हें प्राइमरी गोल देखना है। सारे इसके ऑप्शन सही है मोर और लेस, आपको देखना है कि एक्चुअल में प्राइमरी गोल क्या है जीन थेरेपी का, तो वो आंसर करो। उसके बाद है ILO की रिपोर्ट। देखो आज के न्यूज़पेपर में 2 रिपोर्ट आई, ILO की आई है, WHO की आई है, दोनों इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ रिपोर्ट में सबसे पहले क्या समझेंगे, रिपोर्ट क्या है। ठीक है, सोशल डायलॉग रिपोर्ट है, पहले सिर्फ इतना वर्ड देखो, क्योंकि ILO सोशल डायलॉग रिपोर्ट आएगा तो आप वैसे ही टिक कर दोगे, लेकिन सोशल डायलॉग रिपोर्ट आ गया। तो अब ये किससे रिलेटेड है, ILO से रिलेटेड है। इसके अंदर मेन चीज़ क्या कही है सोशल डायलॉग रिपोर्ट के अंदर ILO की, यहाँ पे बोला है कि जो हमारे जितने भी बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लेबर्स वगैरह काम करती है, फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पे भी है, सब में एक चीज़ होनी चाहिए, पीक लेवल सोशल डायलॉग। इस वर्ड को भी याद कर लेना कि ये जो पीक लेवल सोशल डायलॉग है ये कौन सी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया था। ठीक है, पीक लेवल सोशल डायलॉग क्या होता है कि लेट्स से फैक्ट्री का ऑनर है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर है और यहाँ पे एम्प्लॉई है, ये ई है, ये अर है। ठीक है, तो इन दोनों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए टाइम टू टाइम, उसे क्या कहते हैं, पीक लेवल सोशल डायलॉग। समझ आ गया। ठीक है, यही सारी चीज़ यहाँ पे बताइए। और ये फाइंडिंग थोड़ी सी देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कॉम्प्लाइंस होता है, जो लेबर लॉज हैं, उसका कॉम्प्लाइंस कहीं ना कहीं कम हो रहा है, हमारे सर्वे ने पाया ILO के। ठीक है, इतना देख लिया आपने। अब देखो ये जो हमारा PLSD था, ये हमारा पीक लेवल सोशल डायलॉग था, ये 2 तरह से कर सकते हैं, बाईपार्टाइट कर सकते हैं और ट्रिपार्टाइट कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये इन दोनों ने करा तो ये क्या है, बाईपार्टाइट। ठीक है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट और मिल गई तो ये क्या हो गया, ट्राईपार्टाइट। ठीक है, समझ आ गया पीक लेवल सोशल डायलॉग क्या होता है। बस यही चीज़ यहाँ पे जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेबर लॉज है इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, बस इतना जानो, इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका आंसर करो। देखते हैं आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, मलेरिया रिपोर्ट 2024। देखो रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है, सबसे पहले ये समझो, रिपोर्ट रिलीज करी है WHO ने। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर इसका देखो, रिपोर्ट जब भी आती है तो उसके अंदर आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। क्या कि रिपोर्ट का आउटकम क्या है, आउटकम पूछता है आपके अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछता है CAPF के अंदर, तो आउटकम क्या है रिपोर्ट का, रिपोर्ट जो है किसने रिलीज करी है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, और इंडिया की क्या पोजीशन है। बस ये 3 चीज़, इसके अलावा अगर जानना है तो बस इंडिया के जो नेबर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, बस इतना जानो। इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़ इसमें तो वो जानने की जरूरत है। ठीक है, वो डिस्कशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट में आया क्या है, जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2024 WHO ने रिलीज करी। इसके अंदर आया है कि जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, हमारे वाला जो रीजन है, इसके अंदर जो है ये वर्ल्ड के अंदर 0.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बहुत कम करता है। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। इंडिया का क्या रोल है, देखो इंडिया का जो इस रीजन के अंदर, इंडिया के अंदर हाफ केसेस हैं पूरे रीजन के। मतलब अगर रीजन के अंदर 100 केसेस है तो इंडिया के अंदर 50 है। ठीक है, और इंडिया और इंडोनेशिया को अगर मिला दे, इंडिया और इंडोनेशिया को मिला दे तो इस रीजन में 88% हमारे पास है। हमारे रीजन की बात होती है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही। ठीक है, रीजन के 50% केसेस हमारे पास है, और इंडिया इंडोनेशिया को भी मिला दे तो 88% हमारे पास है। ठीक है, इतना समझ आया। चलो आगे देखते हैं ओवरऑल हो क्या रहा है पूरे वर्ल्ड में। देखो ओवरऑल जो मलेरिया के केसेस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। पहले तो ये समझो, देखो यही तो आउटकम है
कि रिडक्शन हो रहा है 82.4%, जो एक डेकेड में रिडक्शन हुआ है 2000 से 2023 तक 2 डेकेड के अंदर रिडक्शन हुआ है किसके अंदर, मलेरिया केसेस में। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया और इंडिया के नेबर किसकी बढ़ी है किसकी घटी है मलेरिया वाले केस में, ओवरलोड वाला ये वाला प्रोग्रेस कंट्री वाइज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इंडिया का केस देखो, सबसे पहले इंडिया में जो है रिडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, अराउंड 10%, मतलब 10% से थोड़ा नीचे है लेकिन अराउंड 10% में से काउंट करो, -9.6% जो है रिडक्शन हुआ है मलेरिया केसेस के अंदर। इंडोनेशिया में भी रिड्यूस हुआ है, नेपाल में भी रिड्यूस हुआ है, बांग्लादेश में भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे नेबर्स हैं उनका रिड्यूस हुआ है, लेकिन सारे नेबर्स का रिड्यूस हुआ है बिल्कुल नहीं, इंक्रीज भी हुआ है। किसका इंक्रीज हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा एक नेबर आ गया म्यांमार। म्यांमार में क्या हुआ है कि मलेरिया केसेस बढ़े हैं, थाईलैंड के अंदर भी बढ़े हैं, नॉर्थ कोरिया में भी बढ़े हैं। कोई ऐसा देश है जहाँ पे जीरो इंडिजीनियस केसेस हो, मतलब कि उसके खुद के केस जीरो हो, बिल्कुल भूटान, ये भी हमारा नेबर है सॉरी तो देखो कि जो इंडिया है इसके पास पर म्यांमार है जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, नेपाल है घट रहे हैं, भूटान में जीरो केसेस है। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। और एक तिमोर है, यहाँ पे भी जो उसके खुद के केसेस हैं वो जीरो है, मतलब कोई केस ही नहीं आया। इंडिया की अचीवमेंट क्या है, 93% रिडक्शन करा है इंडिया ने, बहुत अच्छी बात है। देखो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे लास्ट टाइम से देखा जाए, लास्ट ईयर से देखा जाए तो हाँ केसेस बढ़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा बढ़े, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़े, 11 मिलियन कुछ केसेस बढ़े हैं लास्ट टाइम से, लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल जो है केसेस बढ़े हैं, लेकिन डेकेड में कम हुए हैं, पूरे डेकेड में कम हुए। ग्लोबल डेथ जो कि त्यों है उतनी ही है। मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, मतलब कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे मलेरिया है ही नहीं, मलेरिया फ्री हो चुकी है वो कंट्री, बिल्कुल। देखो 44 कंट्री ऐसी हैं और एक टेरिटरी ऐसी है जहाँ पे WHO ने मलेरिया फ्री का सब वो दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, यहाँ पे मलेरिया है ही नहीं। उसके बाद ये वाली चीज़ और देख लो, ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। तो जो मलेरिया के अंदर मेजर जो ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है वो कौन से रीजन में है, वो है अफ्रीकन रीजन में, ना कि एशियन रीजन में। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना बच्चों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने वो अपना लास्ट वाला जो हमने डिस्कस करा था उसमें आईएनएस कुछ आया था, एक फ्रिगेट आया था, उसमें मैंने बोला था ये न्यूक्लियर ड्रिवन नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर से पावर नहीं है, वो अरिहंत वाला था। तो लेकिन फिर भी बच्चों ने ऑप्शन जो चूज़ किया उसमें न्यूक्लियर को चूज़ कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो आपने देखो डिस्कशन सुना, डिस्कशन सुनने के बाद कमेंट करा, उसमें आंसर गलत कर दिया, तो डिस्कशन ध्यान से सुना करो। ठीक है, तो अब ये है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका आंसर करो। और हमारे आज के 3 क्वेश्चन हो गए, मैं वेट करूंगा आपके तीनों क्वेश्चंस का कि आप तीनों क्वेश्चन का आंसर करते हो या नहीं करते। और आपको आज का एडिटोरियल डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।